तो बच्चों आज हम फिर से पढ़ते हैं क्लास 11 फिजिक्स, जिसमें हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के इंट्रोडक्शन में आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे सीधा केपलर्स लॉ से। और केपलर के 3 लॉ हैं। तीनों लॉ आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, और तीनों लॉ आपको याद भी करने हैं। और थोड़ा हम इनको सीखेंगे भी कि इनको डेरिवेट कैसे किया जाता है, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं केपलर के लॉ। नंबर फर्स्ट लॉ है द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ये क्या बोलता है, ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स। उसने उसके कहने का मतलब क्या है कि जितने भी प्लेनेट होते हैं वो इलिप्टिकल पाथ पे या इलिप्टिकल ऑर्बिट पे क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इलिप्टिकल पाथ कैसे होता है, कुछ इस टाइप का पाथ, यानी कि समझ लो अंडे की तरह आकार, इस तरीके का इलिप्टिकल पाथ होता है। और इस इलिप्टिकल पाथ पे क्या करते हैं, सारे प्लेनेट क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। और उसने लिखा विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स। और ध्यान रखना है कि ये जो सन होता है इस एलिप्स के फोकाई पे होता है। और याद रखना है दो फोकस होते हैं एलिप्स के। एलिप्स कुछ इस तरीके का होता है, और हमने ये दो एक्सिस खींच दी। देखो यहाँ पे जो आपको ये वाली एक्सिस दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, मेजर एक्सिस होती है। ठीक है, मेजर एक्सिस की जो टोटल लेंथ होती है ना वो 2a होती है। यहाँ से यहाँ तक a, फिर यहाँ से यहाँ तक भी a। टोटल टोटल मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है, 2a होती है। और ये वाली जो एक्सिस है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो वो कहना क्या चाहता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट जो केपलर का फर्स्ट लॉ है वो ये बताता है कि जो प्लेनेट होते हैं वो इस इलिप्टिकल पाथ पे मूवमेंट करते हैं। और जो सन होता है वो इस इलिप्स के फोकस पे होता है। अब आपको ध्यान रखना कि इलिप्स के दो फोकस होते हैं। एक फोकस तो इस तरफ हो गया F1 और एक फोकस इस तरफ हो गया F2। तो सन जो होता है इन दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पे सिचुएटेड रहता है जब प्लेनेट इलिप्टिकल पाथ पे मूवमेंट कर रहा होता है। तो यही केपलर ने अपने फर्स्ट लॉ में बताया था कि ऑल प्लैनेट्स मूव इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपके पास प्लेनेट है वो इस इलिप्टिकल पाथ पे मूवमेंट करता है, और सन इन दो फोकस में से किसी एक फोकस पे होता है। ठीक है, इस फोकस पे भी हो सकता है और इस फोकस पे भी सन हो सकता है, क्योंकि आप अच्छे जानते हैं कि सन भी क्या करता है, मूवमेंट करता रहता है, और प्लेनेट भी क्या करता है, मूवमेंट करते रहते हैं। तो इसलिए कभी सन इस फोकस पे आ सकता है और कभी सन इस फोकस पे भी आ सकता है। तो ये था केपलर का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट। सिंपल सा है, और आपको इसी तरीके से इसको क्या करना है, एग्जाम में लिखना है जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे हम बात करते हैं लॉ ऑफ एरियाज की। ये वाला लॉ जो है केपलर का सेकंड लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और ये आपको समझना भी जरूरी है। और इसका थोड़ा सा हम इसको डेरिवेट भी करके देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम डेरिवेट कर सकते हैं। तो क्या बोलता है केपलर का सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरियाज, द लाइन दैट ज्वाइंस एनी प्लेनेट टू द सन। बोला लाइन जो क्या करती है, ज्वाइन करती है किसी प्लेनेट को सन से, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वो कह रहा है कि जो ये लाइन है, देखो ये सन है आपके पास और यहाँ पे प्लेनेट है। ठीक, तो ये प्लेनेट को सन से मिलाने वाली लाइन ये हो गई। तो बोला ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया क्या करती है, कवर करती है। तो यहाँ पे मैंने दो फिगर आपके लिए बना रखे हैं। देखो पहला फिगर तो यहाँ पे सिंपल सा है कि प्लेनेट जो है इलिप्टिकल पाथ में मूवमेंट करता है। मान लो यहाँ पे कोई प्लेनेट है और ये इलिप्टिकल पाथ में ऐसे क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, और सन जो होता है उसके फोकाई पे है। देखो दो फोकस होते हैं एलिप्स के, एक फोकस जिसको हम F1 बोल देते हैं और एक को हम F2 बोल देते हैं। तो जो सन होता है किसी दो फोकस में से एक फोकस पे होता है, और प्लेनेट इस तरीके से इलिप्टिकल पाथ पे मूवमेंट करता रहता है। ये तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में हमने सीख लिया। बात करते हैं हम लॉ ऑफ एरियाज की। तो लॉ ऑफ एरियाज में क्या है कि जो लाइन है जो ज्वाइन कर रही है सन को प्लेनेट से, ये वाली लाइन है। बोले ये जो ये लाइन है ये इक्वल एरिया कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो यहाँ पे जो चित्र बन रखा है ना आपके लिए, तो यहाँ पे क्या है, देखो मान लो प्लेनेट इनिशियली यहाँ पे था P पे, और वो डेल्टा टी टाइम लेने के बाद, डेल्टा टी टाइम गुजरने के बाद वो P डैश पे पहुंच जाता है। तो P से P डैश पहुंचने में उसको डेल्टा टी समय लग रहा है, और उसके द्वारा जो है वो एरिया जो स्वीप हुआ है ना, वो इतना एरिया स्वैप कर दिया उसने। कितना, ये डेल्टा है जितना मैंने यहाँ पे सेडेड किया। ठीक, फिर कुछ टाइम बाद मान लो कि प्लेनेट यहाँ पे पहुंचेगा, क्योंकि वो यहाँ पे अपने इलिप्टिकल पाथ में मूवमेंट करता हुआ सन के चारों तरफ ऐसे घूमता रहेगा। क्योंकि प्लेनेट यही होता है कि जो सन के चारों ओर क्या करता रहे, मूवमेंट करता रहे, उसी को हम प्लेनेट कहते हैं जनरली। तो क्या बोल रहे हैं कि प्लेनेट जो है अब कुछ टाइम बाद मान लो यहाँ पे आ गया, और यहाँ से यहाँ पे जाने में मान लो ये पॉइंट कुछ भी है, इस पॉइंट को आप ले लो, इस पॉइंट को आप ए ले लो, और इस पॉइंट को क्या ले लो आप ए डैश ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में भी उसे कितना टाइम लग रहा है, डेल्टा टी टाइम लग रहा है। तो यहाँ भी वो उतना ही एरिया स्वाइप करेगा जितना एरिया उसने इस तरफ स्वाइप किया, क्योंकि प्लेनेट को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम हमने लिया था कि डेल्टा टी टाइम हमने कंसीडर किया था कि मान लो प्लेनेट को P से P डैश जाने में डेल्टा टी टाइम क्या हो रहा है, लग रहा है। इसी तरीके से मान लो कि जो प्लेनेट है उसको A से लेके A डैश तक आने में डेल्टा टी टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे भी इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी है, यहाँ पे भी इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी है, मतलब बराबर टाइम है। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे भी इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी है, यहाँ पे भी इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी है, यहाँ पे भी इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी है, मतलब बराबर टाइम है।
यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में प्लेनेट जितना टाइम ले रहा है ठीक उतना ही टाइम प्लेनेट यहाँ से यहाँ तक आने में भी ले रहा है। तो जितना एरिया ये स्वैप करेगा ना वो एरिया बराबर होगा, मतलब जितना एरिया ये आपको दिख रहा है शेडेड और वो इतना जितना एरिया इस तरफ दिख रहा है ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये है आपका क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एरियाज, जो क्या बोलता है कि जो लाइन है जो ज्वाइन करती है प्लेनेट को सन से वो इक्वल एरिया स्वैप करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसको आप या तो आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, देखो हाँ, कि द एरियल वेलोसिटी याद रखना, या फिर आपको इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको और करके, द एरियल वेलोसिटी ऑफ एनी प्लेनेट विद रिस्पेक्ट टू सन। क्या बोला, द एरियल वेलोसिटी ऑफ एनी प्लेनेट इज कांस्टेंट। आप ऐसे भी बोल सकते हो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ए यहाँ पे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सीधी सी बात है जो डी ए बाई डी टी का जो टर्म आया ना इसको हम एरियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो एरियल वेलोसिटी क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है टाइम के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल एरिया कवर करता है कोई भी प्लेनेट अराउंड द सन। तो यह है आपके पास सेकंड लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ एरिया से बोलते हैं, जिसको मैंने क्या लिख के दिखाया आपको, डी ए बाई डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये था आपके पास लॉ ऑफ एरिया। अब लॉ ऑफ एरिया जो है ना ये कहाँ से निकल के आया है, कहाँ से बताया, ये बताया आपने कैपलर ने। तो कैपलर ने ये जो लॉ बताया ना वो एक ऑब्जर्वेशन से बताया। तो आपको यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन भी लिखना है कि दिस लॉ इज कम्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, इस तरीके से लिख दो आप, दिस लॉ इज कम्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन that the planet which are farther, मतलब जो दूर है, the planet which are farther have low speed than the nearer। इस तरीके से आप इस चीज को लिख सकते हैं, than the nearer। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी ऑब्जर्वेशन को लेके ये वाला जो है लॉ ऑफ एरियाज बनाया गया है। तो देखो क्या बोल रहा है, इस बार एक बार इसको ही पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपको इसको भी लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। देखो ये जो लॉ है ना, ये एरिया ऑफ लॉ है, ये कहाँ से आया है, तो दिस लॉ इज कम्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द प्लेनेट विच आर फार्दर हैव लो स्पीड। जो प्लेनेट सन से बहुत दूर होते हैं ना उनकी स्पीड कम होती है देन द नियरर। ये चीज यहाँ पे बोल रहा है कि जो प्लेनेट सन से ज्यादा दूर है उसकी स्पीड लो होती है और जो प्लेनेट सन के ज्यादा पास है उसकी स्पीड क्या होती है, थोड़ा हाई होती है इन इट्स ऑर्बिट। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो इस ऑब्जर्वेशन से क्या कहते हैं, ये लॉ ऑफ एरिया निकला है। तो ठीक है, लॉ ऑफ एरिया क्या था वो हम समझ गए। अब और क्या चीज रह गई यहाँ पे कि डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट होता है, ये चीज मैंने आपको बता दी कि एरियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं इसे आप, कि लॉ ऑफ एरिया को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द एरियल वेलोसिटी ऑफ एनी प्लेनेट अराउंड द सन इज अ कांस्टेंट, ठीक है ना, फॉर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस तरीके से आपके पास ये लॉ ऑफ एरिया है। तो लॉ ऑफ एरिया आपने देख लिया, अभी इसको थोड़ा हम प्रूफ भी करने की कोशिश कर लेते हैं कि किस तरीके से आप लॉ ऑफ एरिया को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो इस फिगर को आप ध्यान से देखो, जो फिगर यहाँ पे बनाया हुआ है, और इस फिगर को आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो और फिर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसको डेरिवेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस फिगर को आप ध्यान से देख लो, देखो ये रेडियस है, ठीक है, एक्चुअली मान लो, अच्छा थोड़ा सा और कंसिडरेशन करते हैं, मान लो क्या करते हैं, इसने यहाँ पे थीटा एंगल क्या कर दिया, यहाँ पे कवर कर दिया कि पी से पी डैश जाने में प्लेनेट ने थीटा एंगल क्या करता करा है, कवर करा है सेंटर पे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस हो गया, तो ये इसका बेस भी हो सकता है। देखो अब मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है ना इसको आप स्ट्रेट लाइन कंसिडर करके चलो। तो ये स्ट्रेट लाइन अगर हो जाएगी तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, ये बन जाएगा बेस और ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, जिसको मैं डेल्टा एस बोल रहा हूँ, जो यहाँ पी से लेके पी तक की पी डैश तक की क्या है डिस्टेंस है। तो इस चित्र को आप ध्यान से देखो। अब मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से हम इसको डेरिवेट कर सकते हैं। तो आपके पास लॉ ऑफ एरिया मैंने बोला डी ए बाई डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आपको वही प्रूफ करना है। तो उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा क्या लिखना है, देखो जो चित्र था उसको आप देख लो कि पी पी डैश क्या था, पी पी डैश मतलब उसके द्वारा चली गई दूरी, तो उसके द्वारा चली गई जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एस है, जिसको हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर की तरह क्या करना है, मान के चलना है कि वो क्या यहाँ पे परपेंडिकुलर है, उसको हम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, और रेडियस को मैंने बोला आप क्या बोलो, बेस कंसिडर करके चलो, और थीटा एंगल तो जो है प्लेनेट सेंटर पे कवर कर रहा है डेल्टा टी टाइम में। ठीक है, अब आप यहाँ पे इस तरीके से क्या निकाल लो, मान लो अब ये हम बात करते हैं एरिया की, कि एरिया कितना कवर कर रहा है इस टाइम में। तो वहां पे एक ट्राइंगल बना, उसका हम एरिया निकालेंगे हाफ इंटू बेस, क्या निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैंने आपको अभी बोला जो रेडियस है, देखो एंगल के पास, देखो रेडियस जो है ना वो एंगल के पास थी, थीटा वाले एंगल के पास थी रेडियस, है ना, जहां पे एंगल होता है ना वहीं पे बेस होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो वहां पे जो आपके पास रेडियस है ना वो क्या बेस की तरह काम कर रही है। तो इस तरीके से हो जाएगा हाफ इंटू बेस। अब बेस जो है रेडियस है। अब हाइट की बात करते हैं, हाइट या फिर उसको हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि हाइट क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो डेल्टा एस इस तरीके से ये आप डिस्टेंस को भी लिख सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है ना प्लेनेट ने कवर करी है डेल्टा टी टाइम में, है ना, इलिप्टिकल ऑर्बिट पे, और उसको हमने स्ट्रेट लाइन मान के कंसिडर कर लिया था। अगर मान लो आपके पास वेलोसिटी ऑफ जो प्लेनेट है v है, कि कंसीडर द वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट इज v अराउंड द सन, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास,
डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इस तरीके से आप वेलोसिटी को लिख सकते हैं। तो डेल्टा एस बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे वी डेल्टा टी। तो आप इस डेल्टा एस की जगह ना आप इस तरीके से लिख दो 1/2 मल्टीप्लाई आर और मल्टीप्लाई डेल्टा एस की जगह लिख दो आप वी डेल्टा टी। तो आपके पास ये क्या निकल के आ गया, एरिया निकल के आ गया कि कितना एरिया उसने कवर कर दिया इन डेल्टा टी टाइम। तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी यानी कि डेल्टा टी यहाँ से नीचे आ गया, तो आपके पास जो बचा है वो बचा हाफ आर क्रॉस बी, इस तरीके से आपके पास बच के आ गया। अब थोड़ा सा इसको ना सही करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट प्रूव करना है। तो ये डेल्टा ए बाई डेल्टा टी ऐसे लिख दो, अभी ये हाफ हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एम से मैंने पता क्या करा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और एम से मैंने यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया। तो इक्वेशन में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि एम से मल्टीप्लाई कर दिया, एम से डिवाइड भी कर दिया। अब अगर आपको अच्छे से पता है तो मास इंटू वेलोसिटी जो होता है ना, वो होता है लीनियर मोमेंटम पी, उसको हम पी से डिनोट कर देते हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा हाफ इंटू आर और मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम हो गया, तो मोमेंटम रख दिया, आर क्रॉस पी हो गया ये, और अपॉन एम हो गया। ठीक है, तो ये बात हो गई डेल्टा ए बाई डेल्टा टी की। तो ये निकाला हमने डेल्टा बाई डेल्टा टी। अगर आपको अच्छे से याद होगा तो हम ये आर क्रॉस पी कर रहे हैं, तो ये क्या है, देखो ये मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम को हमने रेडियस वेक्टर के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। तो अगर आपको अच्छे से याद होगा हम लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। हमने जब रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर पढ़ा था वहां पे हमने एंगुलर मोमेंटम वाला टॉपिक पढ़ा था, तो आप उसको ध्यान से देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला था ना वो आर क्रॉस पी ही था। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं द मूवमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम। देखो ये लीनियर मोमेंटम है और हमने उसको आर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब भी हम किसी भी वेक्टर को आर से मल्टीप्लाई कर देना, रोटेशनल मोशन वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है, रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में हमने ये चीज पढ़ी है, जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मूवमेंट निकल के जाता है। तो ये तो लीनियर मोमेंटम है और ये उसका मूवमेंट हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, मूवमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लेनेट, क्योंकि यहाँ पे प्लेनेट की बात हो रही है। तो ये हम इसको इस तरीके से और लिख सकते हैं, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 और आर क्रॉस पी की जगह मैंने आपको क्या बोला, एल रख देना है, तो एल बाई एम इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो ये एल हो गया, ये 2m हो गया। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम हो गया। टू देखो ये मास हो गया, मास हो गया, ये मास किसका, ये भी मास क्या है, प्लेनेट का, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे प्लेनेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्लेनेट क्या कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया क्या कर रहा है, स्वैप कर रहा है अराउंड द सन। तो एल हो गया, ये 2m हो गया। अगर आपको याद होगा तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सटर्नल टॉर्क लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है। वैसे तो हम लिखते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इस तरीके से लिखते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है ना, अगर आपको ये बात ध्यान होगी, जब हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जहां पे हमने पढ़ा था, वहां पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था क्या, कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, अगर आपके पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं है कोई वहां पे, तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व या फिर रिमेन्स कांस्टेंट। इसी तरीके से क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, सिंस इन द एब्सेंस ऑफ, जो चीज मैं बोल रहा हूँ आप उसको लिख लेना यहाँ पे। चलो मैं लिख देता हूँ, सिंस इन द एब्सेंस ऑफ, सिंस इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, द टोटल एंगुलर मोमेंटम कर दो इसे, है ना, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व या फिर रिमेन्स कांस्टेंट। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ऑफ द सिस्टम, इसको थोड़ा सही करते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट। इस तरीके से आपको इस चीज को यहाँ पे लिखना है। ये जो मैंने बात लिखी है, जो ये भी स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट हो गया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। जैसे अभी मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, ठीक उसी तरीके से जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आता है। कहने का मतलब कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या रह जाता है, सिस्टम का कंजर्व रह जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्लेनेट की, तो देखो हमें प्लेनेट और सन के बीच की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे एक फोर्स है, प्लेनेट और सन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स लगेगा भाई, क्योंकि ये क्या है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, क्या है, यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है, यानी कि यूनिवर्स में प्रेजेंट दो ऑब्जेक्ट हैं, दो हैवीली मास बॉडी है, तो इनके बीच हमेशा ग्रेविटेशन का फोर्स लगेगा और कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं है ऐसा मान के चलते हैं। तो ये जो एल है ना, ये कांस्टेंट हो जाता है। तो कहने का मतलब पता क्या बचा आपके पास, आप यहाँ पे देखो ध्यान से, इधर डेल्टा ए बाई डेल्टा टी बच गया था, इस तरफ एल अपॉन 2m हो गया था। अब वो पूरी बात क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, क्योंकि एल तो जो है कांस्टेंट होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, 2 जो है वो कांस्टेंट नंबर है, m जो है मास है प्लेनेट का, अब मास प्लेनेट का चेंज तो हो नहीं सकता, वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। और यही चीज क्या है, सेकंड लॉ या फिर लॉ ऑफ एरियाज भी आप इसे कह सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं द प्लेनेट अराउंड द सन स्वाइप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये था सेकंड लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ एरियाज बोलते हैं, और इस तरीके से आप इसको डेरिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं
थर्ड लॉ ऑफ केपलर, जो भी थर्ड लॉ है केपलर का, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ केपलर की, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। देखो ये क्या बोल रहा है, इट स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लेनेट, किसी भी प्लेनेट का टाइम पीरियड जो होता है इज प्रपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स ट्रेस आउट बाय द प्लेनेट। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी जब हमने यहाँ पे फर्स्ट लॉ पढ़ा कि उसमें मैंने आपको मेजर एक्सिस बताई, क्या हुई, मेजर एक्सिस की टोटल डिस्टेंस 2a होती है। तो यहाँ पे उसने बात किसकी करी है, सेमी मेजर एक्सिस की। बोलो जो टाइम पीरियड होता है ना किसी भी प्लेनेट का अराउंड द सन, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक चक्कर लगाने में, सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में प्लेनेट कितना समय लेगा, उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, कहीं पे भी टाइम पीरियड की बात आती है तो यही होता है कि एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, उसी को टाइम पीरियड कहा जाता है। तो प्लेनेट सन के अराउंड एक चक्कर लगाने में पूरा जितना भी टाइम लेगा उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। तो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है ना, अकॉर्डिंग टू केपलर, जो उसका थर्ड लॉ है, वो क्या बोलता है, जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लेनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। इस प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शनल होती है, टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। और मैंने आपको मेजर एक्सिस की अभी डिस्टेंस बता दी 2a होती है। तो कहने का मतलब क्या है, आपके पास जो टी का स्क्वायर होगा टाइम पीरियड का प्लेनेट के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए के क्यूब के। यही क्या कहते हैं, ये लॉ ऑफ पीरियड्स बताता है, यानी कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक होगी बात। तो टी स्क्वायर क्या हो गया, आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको भी आप जनरली प्रूव कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ क्लास 9th में आपने पढ़ा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहाँ भी हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में उसको समझेंगे, लेकिन हम इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए उसकी मदद यहाँ पे ले लेते हैं फिलहाल। तो मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, मान लो दो ऑब्जेक्ट क्या है, एक हमारे पास सन है ना, दो ही चीज तो दे रखी है हमारे पास, एक सन है मान लो, इसका मास कैपिटल M मान लो, और एक प्लेनेट मान लो यहाँ पे जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में इस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, और ये प्लेनेट का मास मान लो स्मॉल m। तो इनके बीच लगने वाला जो ग्रेविटी का फोर्स होगा वो कितना लगेगा, F इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाय इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जिसको हम यहाँ पे r बोल रहे हैं, तो आर स्क्वायर। इस तरीके से क्या हो गया, ग्रेविटी का फोर्स लगता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है, इसको हम भी देखेंगे जब हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे ये जो प्लेनेट है ये क्या कर रहा है, इलिप्टिकल पाथ में मूवमेंट कर रहा है। तो इलिप्टिकल पाथ यानी कि ऐसा समझो क्या कहते हैं, सर्कुलर पाथ की तरह ही है ना। तो एज कंपेयर टू सर्कुलर पाथ, तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन करने के लिए इस प्लेनेट को अराउंड द सन एक सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या होगी, जरूरत होगी। और मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स भी पढ़ाया, तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो वहीं पे प्रेजेंट होता है, बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स तो वो होता नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत केवल वहीं पे पड़ती है जहां पे सर्कुलर मोशन हो रहा होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे नहीं है तो समझ लो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता, वहां पे ही प्रेजेंट कोई एक फोर्स होता है, ये चीज आपको समझनी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो F इक्वल टू होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम क्या हो गया, इस प्लेनेट का मास हो गया, वी क्या हो गया, इस प्लेनेट की वेलोसिटी हो गई, और आर क्या हो गया, सन से लेके प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस हो गई। तो देखो ये हो गया आपके पास ग्रेविटी का फोर्स, और ये हो गया आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स। तो याद रखना आपको जो प्लेनेट होता है ना, जो अराउंड द सन मूवमेंट कर रहा है, उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करने के लिए, वो ग्रेविटी के फोर्स से ही मिल जाता है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बोला सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता, वहीं पे प्रेजेंट उन फोर्स में से ही कोई एक फोर्स होता है। तो इन दोनों को आप बराबर रख देंगे इस तरीके से, इक्वेशन 1 और 2 मान के इनको बराबर रख दो। तो जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर बराबर आपके पास बचेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इस तरीके से बच जाएगा। अब स्मॉल m से आप स्मॉल m काट दो, तो एक आर से एक आर भी काट दो, तो आपके पास वी स्क्वायर जो बचेगा वो बचेगा जी एम बाई आर, इस तरीके से आपके पास बच जाएगा। अब हम बात करते हैं इस वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ में मूवमेंट हो रहा है ना, तो सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस, यानी कि सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस का मतलब सर्कुलर पाथ की सर्कमफ्रेंस। तो सर्कुलर पाथ की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। ठीक है ना, तो याद रखना आपको सर्कुलर पाथ की जो सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर होती है। यही टोटल डिस्टेंस की तरह कंसीडर की जाएगी प्लेनेट की, क्योंकि प्लेनेट क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे यानी कि इलिप्टिकल पाथ में मूवमेंट कर रहा है। तो टोटल जो सर्कमफ्रेंस होगी सर्कुलर पाथ की, उसको हम रख देंगे 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया। ठीक है, तो वेलोसिटी की जगह आप ये रख देंगे 2 पाई आर बाई टी यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर बाई टी, इस सब का होल स्क्वायर कर दोगे, इस तरफ बच जाएगा जी एम बाई आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपॉन आर। तो आप इसको इधर क्रॉस क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टी स्क्वायर इक्वल टू बचेगा, वो बचेगा आपके पास 4 पाई आर क्यूब अपॉन जी एम। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, यानी कि कांस्टेंट है ना, ये क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ग्रेविटेशन का। एम मास हो गया प्लेनेट का, ये भी कांस्टेंट रहेगा।
4 पाई एक सब कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, तो आपके पास यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया, आपको साफ साफ दिख रहा है कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और ये क्या है, थर्ड लॉ ऑफ केपलर है, जिसको हम लॉ ऑफ पीरियड्स भी यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डेरिवेट भी कर सकते हैं। तो 3 लॉ यहाँ पे हमने केपलर के सीखे, और उनको किस तरीके से डेरिवेट करना है वो चीज़ भी हमने यहाँ पे सीख ली है। तो आज हमने जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर था उसको स्टार्ट कर दिया है, उसमें केपलर के 3 लॉ सीख लिए हैं। तो ये तीनों लॉ आपके लिए सीखने बहुत जरूरी है। डेरिवेशन सीखनी आपको जरूरी इसलिए है ताकि आपको न्यूमेरिकल जो है ना, न्यूमेरिकल वाला पार्ट आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।